ये आप दोनों चीजें लिख लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि यहीं से फिर आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है जी, हो गया है। मैं हटा देता हूँ अब इसको। ठीक है, चलिए कोई नहीं, रहने देता हूँ मैं इसको। अब आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे को अपना लगन और अपने लगन की डिग्री लिख दे। आप अपना असेंडेंट बता दीजिए, आपका असेंडेंट क्या है और उसकी डिग्री कितनी, ये लिखिए। जो सबसे पहले लिख देगा उसी का एग्जाम्पल ले लेंगे। आपने टॉरस 24 लिखा, इतना जल्दी मत कीजिए। 24 डिग्री नहीं लिखना खाली। टॉरस में वो 24 डिग्री कितने मिनट का है? टॉरस में बस बस मिल गया है। 24 डिग्री बताइए कितना मिनट है? नहीं पता है। ठीक है, शाम का केस ले लेते हैं हम। शाम के केस में 10 डिग्री 17 मिनट है इनका। क्या हो गया? इनका है जेमिनाई असेंडेंट कितना? 10 डिग्री 17 मिनट्स। अब ये बताइए, ये जो 10 डिग्री 17 मिनट्स है, ये कौन से पार्ट पर पड़ा? कौन से पार्ट में है ये? जो 9 डिवीजन हुए हैं, उन 9 डिवीजन में कहां पर आता है? फोर्थ में। तो ये फोर्थ पार्ट में आया। अब हमें क्या करना है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी लगन में, आपके असेंडेंट में जो राशि है, उस राशि की कैटेगरी को नोट कर लीजिए। एलिमेंट वाइज वो कौन सी कैटेगरी में। नोट डाउन द कैटेगरी, एलिमेंट वाइज, नॉट द कैटेगरी ऑफ योर लग्न राशि एज पर एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप बनेगा। सबसे पहला स्टेप है नोट डाउन द कैटेगरी ऑफ योर लग्न राशि एज पर एलिमेंट्स। अब in that category note down the movable sign। सबसे पहले तो अपनी राशि की कैटेगरी फाइंड आउट करनी है आपने। वो जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन सा साइन है जो मूवेबल है, उसको नोट कर लेना है। अब इस केस में मूवेबल साइन कौन सा मिल रहा है हमें? ये एयर कैटेगरी में विच इज द मूवेबल साइन? इट इज लिब्रा, तुला। In that category note down the movable sign।
अब लास्ट स्टेप जो है आपका, लास्ट step is to count from that movable sign to the number we got as per the Navamsha division. अब यहां पर हमें डिवीजन कौन सा मिला था, कौन से नंबर का डिवीजन मिला था? 4 नंबर का मिला था, 4। हमने जब लगना की कैटेगरी देखी वो मिली हमें एयर, उसमें हमने मूवेबल साइन नोट किया, वो क्या था? लिब्रा। अब लिब्रा से कितना काउंट करें हम जो हमें नवांश पोजीशन मिल जाए? लिब्रा से 4 नंबर आप काउंट करेंगे। यू हैव टू काउंट 4 प्लेसेस फ्रॉम लिब्रा टू अराइव एट द नवांशा पोजीशन ऑफ लग्न। तो क्या हुआ? कैप्रिकॉन आ गया। श्याम, कैप्रिकॉन ही आता है तुम्हारा नवांश? ठीक है, 10 ही आता, वही कैप्रिकॉन ही हो गया। समझ नहीं आ रहा? ओके, चलो कोई बात नहीं, समझ में। देखो, आपको नवांशा पोजीशन जो है वो 10 चीजों की निकालनी पड़ती है। 10 चीजों की नवांश पोजीशन निकालते हैं आप। वो 10 चीजें कौन कौन सी हैं? नो क्या है? नो तो पता ही है आपको क्या है, आपके प्लैनेट्स। नो तो आपके प्लैनेट्स हो गए। और 10वां क्या हो गया? 10वां हो गया आपका लग्न। 10वां हो गया आपका लग्न। अब आपने करना क्या है, आपने इन 10 के 10 का नवांश पोजीशन देखना है कि नवांश के अंदर इनकी क्या स्थिति है। तो अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं और उस चार्ट के बेसिस पर ही हम पूरा नवांश जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये चार्ट देखिए आप सब। सबसे पहले हम लगन की पोजीशन देखें कि लग्न का नवांश क्या है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था उन सब लोगों को यहाँ पे चैट विंडो में आंसर करना है। अगर वो आंसर नहीं करेंगे तो फिर मैं उनकी क्वेरी को नहीं पूरा करूंगा। जो मैं पूछूं आंसर करिए। जो लोग कह रहे थे हमें समझ में नहीं आया, ये लगना कितने डिग्री का है? टेल मी व्हाट इज द डिग्री एंड मिनट्स ऑफ दिस लगना? ठीक है जी, 16 डिग्री
08 मिनट्स। तो अब मेरे को बताइए कि ये कौन से नवांश में आ गया, कौन सी पोजीशन निकल के आई इसकी। अरे यार फिर गलती कर रहे हो, कुछ 5 बोल रहे हैं, कुछ 6 बोल रहे हैं। इसकी पोजीशन 5th आई है, 5th। ये 5th नवांश आया है। पांचवा, पांचवा कितने तक रहता है? 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। 5th इज अप टू 16 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इस जगह तक क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। अब दूसरा स्टेप आपका क्या है? आपने सबसे पहले ये किया, अब आपका दूसरा स्टेप ये है कि लग्न के अंदर कौन सी राशि है। लग्न के अंदर कौन सी राशि है? 12 नंबर। अब इस 12 नंबर की कैटेगरी पर चले जाओ। इस 12 नंबर की कैटेगरी नोट कर लो कि इसकी कैटेगरी क्या है, कौन सा एलिमेंट है इसका। चेक कीजिए। वाटर है, ठीक है। अब वाटर वाली जो कैटेगरी है, जो वाटर वाली कैटेगरी है, उसमें मूवेबल साइन देखिए कौन सा। उसमें देखिए मूवेबल साइन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? कैंसर दिखाई दे रहा है। अब कैंसर पर हाथ रख लीजिए। अब कैंसर पर हाथ रख लीजिए और कैंसर से कितना काउंट करेंगे हम नवांशा के लिए? कौन सा नवांश निकल के आया था हमारा? कितना डिवीजन कितना निकल के आया था शुरू में हमारा? 5। तो कैंसर से कितना काउंट करें? कैंसर पर हाथ रखे, कैंसर से 5वां घर काउंट कीजिए, 5वां डिवीजन काउंट कीजिए। देखिए कितना आया? 4 5 6 8। कहां पहुंचे? स्कॉर्पियो पे पहुंच गए। स्कॉर्पियो पे पहुंच गए। व्हाट शुड बी द नवांशा लगना? नवांशा लगना क्या होना चाहिए? स्कॉर्पियो। 8 नंबर। चेक कर लेते हैं, चेक कीजिए क्या है नवांशा। चैट आपके सामने। 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर है। चलिए अब पूरा नवांश चार्ट बनाते हैं, कंप्लीट सारे प्लैनेट्स का बनाते हैं। यही स्टेप यूज करना है आपने, जो स्टेप अभी यूज किया था। शुरू में थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को स्टार्टिंग में, बाद में आपको इंस्टेंटली चलते चलते नवांश पोजीशन पता चल जाएगी। चलते चलते घूम रहे होगे, घूमते घूमते समझ में आ जाएगा प्लैनेट नवांश में कहां गया। ठीक है, सूर्य से शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद सूर्य। सूर्य कितने डिग्री का है कुंडली में? चेक कीजिए। 21 डिग्री 47 मिनट्स। कौन सा नवांश हो गया? 7th हो गया। 7th, 7वां। अब 7वें नवांश का मतलब यह है कि अब आपको सूर्य की कैटेगरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सूर्य की कैटेगरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य खुद किस में है? मूवेबल साइन में है। आपको हर कैटेगरी का मूवेबल साइन ढूंढना पड़ता है। आपको हर कैटेगरी का मूवेबल साइन ढूंढना पड़ता है। तो सूर्य जो है वो 7th जो है डिवीजन में है। तो 7th डिवीजन के हिसाब से जब 4 नंबर से 7 काउंट करेंगे,
7 काउंट करेंगे, कहां पर पहुंच जाएंगे? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। चलिए, अब चंद्रमा का बताइए मेरे को। चंद्रमा का डिवीजन देखिए पहले, कहां पे आ रहा है चंद्रमा का डिवीजन। चलो मैं आपको बताता जाता हूं, आप उसको कंफर्म करके बताइए मेरे को कि मैंने सही बताया आप लोगों को। चंद्रमा का लिखिए 7। चंद्रमा का लिखिए 7, 7। मार्स का लिखिए 12। मंगल का लिखिए 12। मार्स का 12वीं राशि लिखिए। फिर लिखिए राहु का। राहु का लिखिए आप 8, स्कॉर्पियो राशि। राहु का लिखिए स्कॉर्पियो राशि। फिर आप लिखिए जुपिटर का। जुपिटर का आपने लिखना है 8th राशि। जुपिटर हो गया 8th राशि, 8वीं राशि। फिर लिखिए सैटर्न का। सैटर्न का हो गया 10वीं राशि। सैटर्न की हो गई 10वीं राशि। फिर लिखिए मरकरी का। मरकरी की हो गई लिब्रा राशि। तुला लिखिए, तुला फॉर मरकरी। फिर लिखिए केतु का। केतु का लिखिए टॉरस। टॉरस। फिर लिखिए वीनस का। वीनस का लिखिए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। ठीक है। अब जो भी मैंने आपको नवांश पोजीशन बताई है उसको यहां पर वेरीफाई कीजिए, जो पोजीशंस मैंने बताई हैं, और वो देखिए कि मैंने जो टेक्निक बताई है उससे मैच कर रही है आपकी अपनी अपनी नवांश पोजीशन या नहीं। उसको खुद भी वेरीफाई कीजिए, मैंने तो आपको बता दिया, बट यहां पे भी वेरीफाई कीजिए। रितु जी, मेरे पास होने से कुछ नहीं होता, मैं तो फेल भी हो जाऊं चलेगा, पास होना आप लोगों ने। इसको वेरीफाई कर लो अपनी अपनी तरफ से, उसके बाद में फिर मैं इसको हिंदी में भी लिखवा दूं, इंग्लिश में लिखवा दूं, ताकि और थोड़ा सरल हो जाए।
फॉर मार्स, यस, फॉर मार्स 4-1। नहीं नहीं नहीं, 4-1 कैसे बोल रहे हो यार? पाइसेस कहाँ पे था मार्स? किस किस राशि में था मार्स? मार्स पाइसेस में था, तो पाइसेस में देखो कितने डिग्री का था। अगर नाइन्थ डिग्री का था, अगर नाइन्थ डिग्री का था, तो पाइसेस कौन सी हो गई? जल तत्व हो गई। जल तत्व में मूवेबल साइन देख लो कौन सा है। 1 नंबर हो गया। ठीक है, सॉरी, मैं बार बार मैं भी, 4 नंबर हो गया। मूवेबल साइन 4 नंबर हो गया। आप 4 नंबर से 9 प्लेसेस काउंट कीजिए। 4 नंबर से 9 प्लेसेस काउंट कीजिए, देखिए क्या निकल के आता है। पाइसेस आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ रहा होगा, बट आपके पास भरपूर समय है। वैसे भी नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट वीक आपका खाली है, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और वीडियो आपके पास ये जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का विषय है आप लोगों के लिए, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, हो गया। चलो, गुड। अब इंग्लिश में लिख लेते हैं। जया जी, ये मैन्युअली इसलिए नवांश को मैं बनवा रहा हूँ, बिकॉज कई दफा आपके पास प्लैनेट्स होंगे, सामने डिग्रीज होंगी। हो सकता है आपके पास नवांशा चार्ट ना हो, बिकॉज कई बार केपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, कोई और चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट आपको नवांशा पोजीशन पता होगी, एटलीस्ट तो आपको ये पता होगा कि प्लैनेट पोटेंशियल वाला है कि नहीं। और एक बार थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाए तो बेटर रहता है। मतलब नवांश की पोजीशन आपके जहन में रहना बहुत जरूरी है। जितना आपको लगन ध्यान में रखना है, उतना ही आपने नवांश ध्यान में रखना है। इसलिए एटलीस्ट आपको नवांश कैलकुलेट करना आना चाहिए। और कोई नहीं भी आएगा तो चलेगा, बट नवांशा तो आना ही आना चाहिए, उसमें आप कोई वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं इसके हिंदी के रूल्स भी आप, मतलब हिंदी में आपको रूल्स लिखवा देता हूँ, आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है।
हाँ जी, अब हिंदी लिख के अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया भाई क्या बन के आ रहा है। एयर एलिमेंट में जेमिनी है, मैंने लिब्रा इसलिए लिया बिकॉज जेमिनी मूवेबल साइन नहीं है। हमें हर तत्व के अंदर जितने भी तत्व का जो हमने कैटेगरी बनाई है जो तत्वों की, उसमें से हमेशा मूवेबल साइन को ही उठाना है, हमेशा मूवेबल साइन ही उठेगा। इसलिए जेमिनाई साइन जब हमने लिया तो उसमें मूवेबल साइन ही आता है। ठीक है, अब जब जेमिनी लिया तो मूवेबल साइन आया तुला, और तुला से फिर हमने 7 राशि आगे गिना, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया मेष। अब सब लोग अपने अपने लगन की डिग्री देखिए, और यहाँ पे साथ में, एक साथ में आपका लगन में कौन सी राशि है, कितने डिग्री है, और कौन सा आपका नवांशा निकल के आता है, यहाँ पे लिख के बताइए मेरे को सब लोग, अभी के अभी। अपना लगना, अपने लगन की डिग्री, और सीधे नवांशा, मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं चाहिए मेरे को आपको यहाँ पे लिखा हुआ, सीधा कैलकुलेट करके देखिए, बताइए। कविता जी ऐसे नहीं लिखना है, सीधे लिब्रा लिख दिया आपने। पहले अपना लगन, लगन की डिग्री, और फिर उसके नीचे अपना नवांश, ऐसे नहीं। और टीपना नहीं है वहां से कि देखा सीधे कि अच्छा कोई बात नहीं, हमारे सामने सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, मैं देख लूं। स्कॉर्पियो 17 डिग्री 48 मिनट, 17 डिग्री 48 मिनट का अर्थ है सिक्स्थ, तो छठे के हिसाब से 4, तो 4 से जब हम 6 काउंट किए तो सैजी बनना चाहिए। हाँ, सैजी बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। टॉरस 22 डिग्री 26 मिनट, ठीक है, 7वां पार्ट बनता है। तो टॉरस, तो 10 नंबर से काउंट करेंगे, कैप्रिकॉन से 7 पे जाएंगे, बिल्कुल 4 नंबर आ गया, करेक्ट, ठीक है। और इनका बन रहा है जी, लियो लगन है 22 डिग्री 59 मिनट, तो हो गया आपका 6, और ये 7 सेवंथ हो गया, और सेवंथ तो लिब्रा आ गया, बिल्कुल ठीक है। कैंसर में अगर देखें तो कैंसर में तो सीधा सीधा पाइसेस आ जाएगा, जब मूवेबल है तो मूवेबल में कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। ये सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने अच्छा लगना लिखा है 10, लगना लिखा 10 डिग्री 20 मिनट, साइन ही नहीं लिखा, बिना साइन का लगना है, क्या बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगना है। तो ये, अच्छा, ये अमित का है लगना 12 डिग्री का, यानी कि 4,
और उधर से आ गया कैंसर। ठीक है जी। सजिटेरियस 13 डिग्री 31 मिनट है। तो एक अ, पवन जी एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए अपना ढंग से। मेरे को लग रहा है आपने गलत किया है कुछ। आपने लिखा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो 13 डिग्री 20 से आगे निकल गया ना वो, ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट से आगे वो निकल गया, तो पांचवा नवांशा हो गया, और एक के हिसाब से फिफ्थ लियो नवांशा। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। ठीक है जी, तो सब लोगों ने अपने अपने नवांश निकाल लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप बन गए हैं आज से नवांशा एक्सपर्ट। हर दिन आपका जो एक्सपर्टाइज है वो ऐड होती जाती है। कभी आप राहु केतु एक्सपर्ट बनते हैं, फिर अभी कभी आप, आज आप बने हैं नवांशा एक्सपर्ट। तो अब थोड़ा सा समय लगेगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे कुंडलियों पर थोड़ा करेंगे और कोई भी डिग्री समझ में आएगी, तो ऑल ऑफ अ सडन अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा कि इसका प्लेनेट नवांशा में कहाँ बैठा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मुश्किल से 15-20 दिन लगेंगे। थोड़ा टिप्स पे हो जाएगा तो नवांशा ऐसे निकाल लोगे जैसे मतलब कुछ है ही नहीं, खेल ही नहीं है नवांशा। ठीक है जी, चलिए ये आपको मैनुअल कैलकुलेशन पता चल गई नवांशा को। अब हम आ रहे हैं अपने कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। 3 पार्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ये जो अब आप करेंगे, एक ट्रांजिट जिसको गोचर कहते हैं, और तीसरा जेमिनी। तो आपका जो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब शुरू हो रहा है। कई व्यक्ति ये क्वेश्चन करते हैं कि उनकी कुंडली में अगर कोई प्लैनेट है, चौथे घर में बैठा है, तो वो मदर के लिए हार्मफुल है या प्रॉपर्टी दिलाएगा या मदर से कोई बात करेगा। कोई प्लैनेट 9th हाउस में बैठा है, वो हमारी हायर एजुकेशन की बात कर रहा है कि फादर के साथ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट दिखा रहा है। अब एक हाउस में बैठा प्लैनेट उस हाउस के लिए अच्छा भी हो सकता है, उस हाउस के लिए खराब भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट। तीसरा घर छोटे भाई के कंटेक्स्ट में कौन सा घर हो गया? अगर छोटे भाई बहनों की बात करें तो तीसरा घर उनके कंटेक्स्ट में कौन सा घर बनता है? पहला, फर्स्ट हाउस। मतलब तीसरे घर से छोटे भाई बहनों की हेल्थ देख सकते हैं। तीसरा घर आपके घर बदलने का भी है, चेंज ऑफ रेजिडेंस। अब तीसरे घर में कोई प्लैनेट बैठा, उसकी दशा अंतरदशा, हम कहेंगे चेंज ऑफ रेजिडेंस। एक तरफ हम ये भी कहेंगे कि छोटे भाई की हेल्थ भी डेटोरेट हो सकती है ऐसे में। तो हमें इन दोनों बातों का विचार डिविजनल चार्ट के आधार पर करना पड़ेगा, वर्ग कुंडली के आधार पर। क्योंकि वर्ग कुंडली के हिसाब से हो सकता है कि छोटे भाई की हेल्थ बहुत बढ़िया रहे और घर छूट जाए या घर चेंज हो जाए।
डिविजनल चार्ट के अंदर जाकर ही आपको प्लैनेट के सूक्ष्म स्तर पर काम करने का पता चलता है कि इंटरनली ये अभी क्या कार्य कर रहा है, ये किस तरह का उत्पात मचाएगा जीवन में, अच्छा के बुरा, वो आपको डिविजनल चार्ट पर जाकर पता चलेगा। कल हम बात कर रहे थे, नवांशा की बात कर रहे थे, तो क्योंकि अभी नवांशा में हमें और भी स्टडी करनी है, तो नवांशा के जरिए ही हम बाकी डिविजनल चार्ट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समय लगेगा और हम एक ही चीज को रिपीट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिविजनल चार्ट का लगना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ डिविजनल चार्ट इज द लगना ऑफ द डिविजनल चार्ट। जो वर्ग कुंडली का लगना है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी डिविजनल चार्ट उठा लो, क्यों? इसके पीछे का रीजन, इसका कारण ये है कि किसी भी वर्ग कुंडली के लग्न के द्वारा आपके उस डिविजनल चार्ट के प्रति कैसे भाव है उसका पता चलता है। आपके उस डिविजनल चार्ट के प्रति कैसे भाव है उसका पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल के शादी के लिए कौन सा चार्ट बताइए? आप सब लोगों को हर चीज लिखवाइए। तो शादी के लिए कौन सा चार्ट है? नवांशा, जो आप कर रहे हैं अभी। अगर किसी का नवांश लगना, अगर किसी का नवांश लगना डैमेज है, डैमेज है। अब डैमेज का अर्थ क्या होता है? नेचुरल मैलेफिक, नेचुरल बेनिफिक। वही सेम थ्योरी जो लग्न कुंडली पे चल रही थी वही अब यहां आ गई। नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मैलेफिक। मतलब आपके डिविजनल चार्ट में, डिविजनल चार्ट का लगना यदि पाप प्रभाव में होगा तो आप उस डिविजनल चार्ट के प्रति सही रवैया नहीं रखेंगे। लाइक किसी का नवांश कुंडली का जो लगन है वो पाप प्रभाव में आ गया, शादी का मन नहीं कर रहा, या व्यक्ति शादी नहीं करेगा, करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके प्रति उस डिविजनल चार्ट के प्रति उसका रवैया जो है वो खराब है। क्योंकि लग्न से आपको डिविजनल चार्ट का पता चलता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे अभी एनिमिटी वगैरह मत लगाइएगा। यहाँ पे अभी एनिमिटी वो सब चीजें नहीं, वो सब चीजें नहीं अभी एनिमिटी, और सिंपल उसी पे चलेंगे, वही कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। फिर पहला पॉइंट क्या हुआ? लगना। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? लगना लॉर्ड। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? लगना लॉर्ड।
अब लगना क्या है? लगना से आपके एटीट्यूड का पता चलता है, अच्छा है कि बुरा। अच्छा है तो अच्छा क्यों है, बुरा है तो बुरा क्यों है, ये पता चलता है लगना लॉर्ड के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग हमेशा कहते हैं भाई प्रिडिक्शन आनी चाहिए, प्रिडिक्शन आनी चाहिए। मैं आपको कोई पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्लेनेट यहां बैठ गया तो प्रिडिक्शन ये बनेगी। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं प्रिडिक्शन की क्या होती है, किस तरीके से आपको बताया जाता है। किसी का नवांश जो है वो पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया मतलब खराब हो गया, लगना जो है नवांश का। तो आपने सामने वाले से कहा कि भाई तुम शादी नहीं करना चाहते क्या? वो बोलेगा हाँ, मेरा मन नहीं है शादी का, या जब कभी शादी हुई तो मेरा मन नहीं था। तो ऐसा कुछ उसने आपको बोला, ठीक है जी, आपको पता चला कि भाई सामने वाले का मन नहीं है। उसके बाद में, उसके ठीक बाद वो व्यक्ति आपसे कहता है या आप उससे कहते हैं कि अच्छा चलो ये देखते हैं कि आपका मन क्यों नहीं था शादी का। आपने देखा कि नवांश का जो लगना लॉर्ड है वो 10th हाउस में चला गया। 10th हाउस किस चीज का है? करियर का है। हम क्या कहेंगे, अरे यार अपना काम सेट करना था, अपना काम सही नहीं हुआ था, प्रोफेशनली हम सही उस पे नहीं आए थे ट्रैक पे, इसलिए उस टाइम पे बस सारा जो ध्यान है, सारा फोकस जो है वो करियर में रहा, उसके कारण शादी नहीं हुई। इसलिए लगना के मेलेफिक या बेनिफिक होने से आपके एटीट्यूड का पता चलता है, लेकिन आपका वो एटीट्यूड क्यों ऐसा है उसका पता आपको लगना लॉर्ड से चलता है। ये मैं आपको सबसे पहले जनरलाइज्ड पॉइंट दे रहा हूं, मतलब डिविजनल चार्ट। ये बहुत सिंपल से नियम है, और ये 5-6 नियम है, और इन्हीं 5-6 नियम से बहुत कुछ पता चल जाता है डिविजनल चार्ट का। इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि उस डिविजनल चार्ट का, उस डिविजनल चार्ट का कंसर्न्ड हाउस कैसा है, कंसर्न्ड हाउस कैसा है। कंसर्न्ड हाउस से मतलब, जैसे सपोज करिए किसी का डिविजनल चार्ट हम देख रहे हैं नवामशा, तो नवामशा चार्ट के अंदर कंसर्न्ड हाउस का मतलब क्या हो गया, किस किस हाउस का कंसर्न हम देख रहे होते हैं नवामशा के अंदर? 7th हाउस, 7वें घर का। अगर हम D10 चार्ट देखेंगे दशांशा कुंडली, तो कौन सा कंसर्न्ड हाउस बन जाएगा हमारा? 10th हाउस। अगर हम D4 चार्ट देख रहे हैं चतुर्थांशा, तो हमारा कौन सा कंसर्न बन जाएगा हाउस? 4th। अगर हम D7 देख रहे हैं तो कौन सा बन जाएगा? 5th। अगर हम D3 देख रहे हैं तो कौन सा बन जाएगा? 3rd। तो आपको कंसर्न्ड हाउस का पता होना चाहिए। अगर कंसर्न्ड हाउस खराब है, पाप प्रभाव में है, तो व्यक्ति को उस डिविजनल चार्ट वाले एरिया में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है।
भाई आपने देखा किसी के D9 चार्ट पे शुभ दृष्टि आ रही है, तो D9 पे शुभ दृष्टि आ रही है, तो अब ये तो सोचने वाली बात है नहीं, ये तो सामने वाले से पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई शादी करने का मन है क्या। वो बोलेगा भाई नेकी पूछ पूछ बताओ कब करानी है, मैं तैयार बैठा हूं। तो D9 चार्ट का लगना आपको ये बताएगा, बट शादी हो जाएगी या नहीं हो रही है, कोई भी XYZ शादी में दिक्कतें आ रही है, वो किससे पता चलेंगे? 7th हाउस। भाई 7th हाउस ये बताएगा या तो शादी हो जाएगी या शादी नहीं होगी। होगी तो कैसे होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं हो रही। अगर हो रही है तो कैसे होगी, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं होगी। तो होना या ना होना ये किस पे निर्भर करता है? 7th हाउस पर निर्भर करता है। और कैसे होगी और क्यों नहीं हो पा रही है, ये किस पे निर्भर करता है? ये 7th हाउस के लॉर्ड पे निर्भर करता है। मैंने हमेशा एक चीज बताई आपको, जीवन भर अपने दिमाग से एक चीज को निकालना मत। हाउस का काम होता है चीजों को देना, और हाउस लॉर्ड का काम होता है मेंटेन करना। हाउस ने कुछ दिया ही नहीं है, तो मेंटेनेंस किस चीज की होगी। तो हाउस मतलब आपका कंसर्न्ड हाउस और कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस निकल के आता है किसी भी डिविजनल चार्ट का, वो कौन सा हाउस होता है? कोई अंदाजा किसी का, कोई गैस कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? 4th house of every divisional chart is very very important, very very important। किसी भी व्यक्ति को किसी भी डिविजनल चार्ट का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 4th हाउस से पता चलता है। किसी की नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, आंख बंद करके कह दो तेरा वैवाहिक सुख तेरी जिंदगी में नहीं है। वैवाहिक सुख नहीं है, गायब है भैया, छोड़ दे। बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी आज। जिसके नवांश में चौथे घर में हलचल मची हुई है, उनको आज पता चलेगा यार ये जो घर में हलचल होती है इसके पीछे का कारण कौन है। अच्छा ये तो ये प्लैनेट है जो नवांश में बैठे चौथे घर। किसी का किसी का D10 चार्ट जो है, दशांश कुंडली, उसमें यदि चौथा भाव जो है वो खराब हो गया, मतलब
व्यक्ति कभी भी अपने काम को लेकर खुश नहीं रहेगा। अरे नहीं भैया, राशि तुल्य नवांशा सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स के लिए देखना है, बाकी आप नॉर्मल नवांश कुंडली देखिए, जो नॉर्मल डिविजनल चार्ट होता है उसको देखिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, कुछ लोगों के बच्चे नहीं हो पाते, और जब बच्चे नहीं होते तो वो जाते हैं पंडित के पास। तो पंडित, जो जेन्युइन पंडित होते हैं ना, वो कई बार उनको बोल देते हैं साफ साफ। एस्ट्रोलॉजर की दो ही कैटेगरी है, या तो वो इतना हार्श होगा कि उसकी गालियां आप सुन भी नहीं पाओगे। ये मैं एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर की पहचान बता रहा हूँ। बड़ा अजीब है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति गया, पूछा कि संतान नहीं हो रही है। एस्ट्रोलॉजर ने